नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं अनीता पारेख, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने नागरिक शास्त्र के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति तथा सहसंबंध आदि का अध्ययन किया है। सहसंबंध के इसी क्रम में हमने नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध का अध्ययन किया, जिसमें हमने नागरिक शास्त्र तथा इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र आदि का अध्ययन किया। अपने इसी सहसंबंध के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह शास्त्र समाज के उस अंग का वर्णन करता है जिसमें धन की उत्पत्ति, वितरण, उपयोग तथा विनिमय संबंधी क्रियाएं निहित होती है। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन की उत्पत्ति किस प्रकार की जाए, उसका वितरण किस तरीके से किया जाए, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए कि राष्ट्र की, राज्य की उन्नति हो सके, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं, उसके विनिमय संबंधी जो क्रियाएं हैं, इन सब का अध्ययन करने का जो कार्य है वह अर्थशास्त्र का होता है। यानी धन से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं, अर्थ से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सभी का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। से स्पष्ट करते हुए मार्शल ने कहा है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण कार्यों के संबंध में मनुष्य का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाकलाप के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका संबंध समृद्धि की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उनके प्रयोग के साथ अत्यंत घनिष्ठ है। तो विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में हमने स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र हमारी आर्थिक क्रियाओं यानी अर्थ से जुड़ी हुई क्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरी तरफ नागरिक शास्त्र सुखद सामाजिक जीवन की कला तथा नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों का अध्ययन करता है। अर्थात श्रेष्ठ सामाजिक दशाओं का अध्ययन नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, उसे राज्य के द्वारा किन किन अधिकारों की प्राप्ति हुई है, इनका जो अध्ययन किया जाता है वह नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, या नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत यह सब चीज़ें आती है। इन दोनों ही शास्त्रों में मानव का अध्ययन किया जाता है, परंतु इनके क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। नागरिक शास्त्र मानव के सुखद जीवन का अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र मानव की धन से जुड़े हुए क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अर्थात कहीं ना कहीं दोनों ही विषय मानव का अध्ययन करते हैं, परंतु इन दोनों के जो क्षेत्र हैं वह अलग अलग हैं। एक केवल मनुष्य के अर्थ संबंधी क्रियाकलापों का तथा दूसरा नागरिकता से जुड़े हुए विषयों की व्याख्या करता है। इस तरह से यह दोनों शास्त्र अलग अलग होते हुए, भिन्न भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात एक दूसरे पर प्रभाव ये अपना डालते हैं। अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र का नागरिक शास्त्र पर प्रभाव। किस प्रकार अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र को प्रभावित करता है। सबसे पहला है नागरिक संस्थाओं का आरंभ आर्थिक आवश्यकताओं की देन है। जितने भी नागरिक संस्थाएं निर्मित की गई हैं, नागरिक समुदाय, संघ, संगठन बने हैं, वह सब आर्थिक आवश्यकताओं की ही देन है। दूसरा है आर्थिक परिस्थितियां नागरिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। बिल्कुल विद्यार्थियों,
आर्थिक जो परिस्थितियाँ होती हैं वह नागरिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। यदि मानव के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में धन है तो वह बहुत सी सुख सुविधाएं खरीदता है, बहुत अच्छे से सामाजिक जीवन अपना व्यतीत करता है। किंतु यदि मानव के पास धन का अभाव है तो कहीं ना कहीं उसके सामाजिक जीवन पर, उसके नागरिक जीवन पर इसका प्रभाव होता है। तो आर्थिक परिस्थितियाँ नागरिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक विचार राजनीतिक विचारों के आधार हैं। जितने भी आर्थिक विचार हैं वे कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारों को आधार प्रदान करते हैं। बिना आर्थिक विचारों के राजनीतिक विचार संभव नहीं है। राज्य तभी उन्नति की ओर अग्रसर होगा जब अर्थव्यवस्था उसकी बहुत अच्छी होगी। यदि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। तो राजनीतिक जितने भी विचार हैं वह आर्थिक विचार उसका आधार होता है। नेक्स्ट है आर्थिक नीतियाँ राजनीतिक नीतियों के निर्माण में सहायक होती हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने जाना कि किस तरह से अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र को प्रभावित करता है। तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था यदि किसी राष्ट्र की अच्छी है, किसी समाज में आर्थिक परेशानियां नहीं हैं तो वह राष्ट्र, वह समाज उन्नति करता है। किंतु यदि अर्थ का अभाव है तो स्थिति कैसी होगी वह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि स्थिति अच्छी नहीं होगी, राष्ट्र उन्नति नहीं कर पाएगा। अब हम जानेंगे नागरिक शास्त्र का अर्थशास्त्र पर प्रभाव। जिस तरह अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार नागरिक शास्त्र भी अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है हम जानते हैं। राज्य आर्थिक नीतियों का निर्धारण करता है। जितनी भी अर्थ से संबंधित नीतियों का निर्माण किया जाता है वह सब किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के द्वारा। तो राज्य आर्थिक नीतियों का निर्धारण करके नागरिक शास्त्र को प्रभावित, नागरिक शास्त्र उससे प्रभावित, अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। दूसरा है राज्य उत्पादन तथा वितरण का नियमन करता है। कितना उत्पादन किया जाए, उसका वितरण किस प्रकार किया जाए आदि ये सभी कार्य राज्य के हैं। और राज्य जो है वह नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राज्य उत्पादन और वितरण का निश्चय करता, नियमन करता है। इस तरह से नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। अगला है हमारा राज्य कर निर्धारण करके नागरिक के आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। आप लोग सभी टैक्स पे करते हैं, आप लोग सभी कर देते हैं, तो राज्य क्या करता है? करों का निर्धारण करता है। और ये जो कर निर्धारित करता है, ऐसा करके राज्य नागरिक के आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। तो नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र पर इस प्रकार से भी प्रभाव डालता है। तो विद्यार्थियों, हमने जाना कि किस तरह से दोनों शास्त्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन हमने एक बात कही थी कि अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र को आधार प्रदान करता है। हम जानेंगे कैसे वो नागरिक शास्त्र को आधार प्रदान करता है। अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र के आधार के रूप में। नागरिक शास्त्र जो है अर्थशास्त्र के अभाव में एक उपयोगी शास्त्र नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती है। मौलिक आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान आदि। जिस समाज में मानव की इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाएगी वहाँ सफल नागरिकता असंभव है। यदि राज्य अपने नागरिकों को ये मौलिक आवश्यकता ही पूरी नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर हम सफल नागरिकता या अच्छी सामाजिक दशाओं के विषय में सोच भी नहीं सकते। गरीबी जो होती है वह नागरिक धर्म का नाश करती है। जब गरीबी होगी तो नागरिक
अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय में सोचेगा, तत्पश्चात वह राज्य, राष्ट्र, समाज आदि के विषय में सोचेगा। और यदि गरीबी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो नागरिक अपने नागरिक होने के धर्म का, अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन करेगा, राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग देगा। नागरिक के अधिकारों का स्वरूप तथा उनके प्रयोग की सीमा अधिकतर समाज की आर्थिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार असीमित होता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था में यह अधिकार सीमित हो जाता है। अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक जीवन का भी अध्ययन करता है। एक देश की आर्थिक स्थिति आदर्श नागरिकता की कल्पना को साकार रूप प्रदान करने में आधार का कार्य करती है। अर्थशास्त्र एक उन्नत राज्य के निर्माण में अपना योग देकर अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श नागरिकता को संभव बनाता है। तो विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र को इस प्रकार से आधार प्रदान करता है। अब नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र के सहायक के रूप में किस तरह से नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र का सहायक है, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब अर्थशास्त्र धन की उत्पत्ति, उसके वितरण, विनिमय आदि का विवेचन करता है, तो उसे नागरिक शास्त्र की आवश्यकता होती है। नागरिक शास्त्र ऐसी व्यवस्था के विषय में बताता है कि नागरिक पर कौन कौन से कर लगाए जाएं, उनको किस प्रकार से वसूल किया जाए या लिया जाए। यह शास्त्र इस बात को भी बताता है कि कर प्रणाली जनता के हित में होनी चाहिए। इस तरह से नागरिक शास्त्र जनहित का सिद्धांत अर्थशास्त्र को प्रदान करता है। नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र की साधनाओं को या अर्थशास्त्र के कार्यों को पूर्ण करने में उसे सहायता प्रदान करता है। अब विद्यार्थियों, नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र का सहायक है, साथ ही साथ नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। ये दोनों ही शास्त्र एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। एक के बिना दूसरा शास्त्र संभव नहीं है, यानी एक के बिना दूसरे के कार्य अधूरे रहते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए मिहिर कुमार सेन ने कहा है, अर्थशास्त्र कला के रूप में नागरिक शास्त्र पर और नागरिक शास्त्र कला के रूप में अर्थशास्त्र पर निर्भर है। ये दोनों शास्त्र एक दूसरे के पूरक तथा सहायक हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। इनके क्षेत्र अलग अलग हैं, किंतु ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। अब विद्यार्थियों, इन दोनों शास्त्रों में क्या अंतर है, हम इस पर चर्चा करेंगे। नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में अंतर। अर्थशास्त्र नागरिकों के आर्थिक विकास पर बल देता है। इसके विपरीत नागरिक शास्त्र मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यानी अर्थशास्त्र केवल आर्थिक पक्ष को ही देखता है, जबकि नागरिक शास्त्र मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर यानी उसके समस्त पक्षों पर बल देता है या समस्त पक्षों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र में आदर्शवाद का पुट पाया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में यथार्थवादी दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। नागरिक शास्त्र इतिहास से अपनी विषय सामग्री लेता है, तो इसमें आदर्शवादी धारणा या दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जबकि अर्थशास्त्र वर्तमान के लिए कार्य करता है, उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण पर ही बल दिया जाता है। यानी वर्तमान में आर्थिक स्थिति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से धन का वितरण किया जाए, धन की उत्पत्ति की जाए, आदि सभी वर्तमान को ध्यान में रख करके किया जाता है। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र आदर्शात्मक तथा अर्थशास्त्र मुख्यतः व्याख्यात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट है,
अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या संपत्ति, उसका उचित वितरण तथा उपयोग है। इसके विपरीत नागरिक शास्त्र की मुख्य समस्या नागरिक तथा समाज के पारस्परिक संबंधों का सुसंचालन है। तो इस प्रकार से इन दोनों शास्त्रों में जो अंतर है उसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम हमारा लेंगे नागरिक शास्त्र तथा समाज शास्त्र। समाज शास्त्र उन समस्त सामाजिक विज्ञानों का जन्मदाता है जिनका मानव के अध्ययन के साथ संबंध है, और नागरिक शास्त्र भी इन्हीं में से एक है। समाजशास्त्र समाज के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन प्रत्येक दृष्टिकोण से करता है, यानी सर्वांगीण विकास का कार्य करता है, तो वह प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करता है। समाज का किस प्रकार उद्गम हुआ, किस प्रकार विकास हुआ आदि सभी बातों का विवेचन समाज शास्त्र के द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्र समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है, जैसे सामाजिक रीति रिवाज, नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सभ्यता, संस्कृति, संघों की उत्पत्ति, उनका विकास आदि। इस तरह से संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यह जो शास्त्र है यह सभ्यता तथा संस्कृति की उत्पत्ति तथा उसके विकास का वर्णन करता है। कौन सा शास्त्र? समाजशास्त्र। इसे स्पष्ट करने के लिए रॉस ने कहा है सामाजिक तथ्यों का विज्ञान समाज शास्त्र है, यानी जिसके अंदर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वह समाजशास्त्र है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है समाज शास्त्र में सामाजिक विकास का उल्लेख होता है तथा सामाजिक जीवन के मूलभूत तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों की व्याख्या करता है। उसमें समाज का अविकसित, अर्धविकसित, पूर्ण विकसित सभी रूपों का वर्णन मिलता है। नागरिक शास्त्र में व्यक्ति के नागरिक जीवन का अध्ययन व्यक्ति की मूल सामाजिक प्रवृत्ति को आधार मानकर किया जाता है। नागरिक शास्त्र मनुष्य तथा समाज का अध्ययन नागरिकता के दृष्टिकोण से करता है। विद्यार्थियों, ये एक दूसरे का हमने थोड़ा संबंध जाना कि क्या इनका आपसी संबंध है। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र पर नागरिक शास्त्र की निर्भरता। समाजशास्त्र पर नागरिक शास्त्र की निर्भरता किस प्रकार से है? समाजशास्त्र समग्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। समाज से मानव जीवन के समस्त पक्षों का ज्ञान प्राप्त करके नागरिक शास्त्र अपने उद्देश्य आदर्श नागरिक के निर्माण की पूर्ति करता है। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य है आदर्श नागरिक चरित्र का निर्माण करना, और इसकी पूर्ति वह कहाँ से करता है? समाजशास्त्र में से मानव जीवन के समस्त पक्षों का ज्ञान प्राप्त करके आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होता है, और यह सामाजिक जो पृष्ठभूमि है यही नागरिक शास्त्र की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। इसे स्पष्ट करने के लिए रैटजन हॉफर ने कहा है राज्य एक सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में राजनीतिक संस्था की अपेक्षा सामाजिक संस्था ही अधिक है। यह शास्त्र समाज शास्त्र से भिन्न है तो वह इस कारण से कि उसके विस्तृत क्षेत्र के समुचित विवेचन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। भिन्नता इस कारण नहीं है कि इन दोनों शास्त्रों के बीच कोई विभाजन रेखा है। तो विद्यार्थियों, ये हमने जाना समाजशास्त्र पर नागरिक शास्त्र किस तरह से निर्भर होता है। अब हम जानेंगे नागरिक शास्त्र समाज शास्त्र के सहायक के रूप में। नागरिक शास्त्र समाज शास्त्र के सहायक के रूप में नागरिक शास्त्र समाजशास्त्र का सहायक है। समाजशास्त्र का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह संपूर्ण समाज के
प्रत्येक क्षेत्र की कुरीतियों को दूर करके एक स्वस्थ समाज के निर्माण करने से होता है। ऐसे समाज का निर्माण तभी संभव होगा जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। नागरिक शास्त्र नागरिकों को सचेत बनाने का कार्य करता है, उन्हें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे कि वह इसका उपयोग कर सकें और ऐसा करके वह समाजशास्त्र के सहायक के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थियों, ये हमने जाना नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र के सहायक के रूप में। अब हम जानेंगे नागरिक शास्त्र तथा समाजशास्त्र में क्या अंतर है। हालांकि ये दोनों ही शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, परंतु इतना होते हुए भी अपने विषय क्षेत्र को लेकर के इन दोनों में कुछ अंतर है। हम जानते हैं कि यह अंतर क्या है। समाजशास्त्र केवल समाज के यथार्थ स्वरूप से संबंध रखता है, जबकि नागरिक शास्त्र भावी आदर्श व्यवस्था का चित्रण करता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है, जबकि नागरिक शास्त्र एक आदर्शपरक विज्ञान है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का क्षेत्र नागरिक शास्त्र के क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करता है। इसके विपरीत नागरिक शास्त्र केवल समाज के नागरिकता संबंधी पक्ष का ही अध्ययन करता है। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हमने नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे के सहायक हैं, कैसे एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, तथा नागरिक शास्त्र व समाजशास्त्र इन दोनों विषयों का अध्ययन हमने किया। इन दोनों के सहसंबंध के विषय में हमने आज के अपने इस वीडियो में चर्चा करी। इसी के शेष भाग का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अब आज अपने अगले वीडियो में मैं आपको नागरिक शास्त्र के अन्य जो विषय हैं उनके साथ में संबंध की चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।